सो हेलो हे हाय माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस सेफ्टी के बारे में आज चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस पे आते रहते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर द नोइंग ऑफ द सेफ्टी अबाउट MRI. ओके, सो लेट्स सी अबाउट दिस. So here we will see that in spite of no proven hazards, yet MR has potentials for bio effects. मतलब कि अभी तक ऐसे कोई बहुत प्रूवन हजार्ड्स नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें MR में ऐसा पोटेंशियल है बायो इफेक्ट्स के लिए, बायो इफेक्ट का कॉज कर सकती है. एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, एज फेलियर टू डू सो कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग, और अगर नहीं किया तो ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंसेस हो सकते हैं. एंड इन दिस चैप्टर वी विल सी द प्रिकॉशंस टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड टू अवॉइड एनी untoward effects, and these safety precautions are based on the recommendations in the American College of Radiology white paper on MR safety, so published in AZR 2002. And let's see. So MR bio effects क्या हैं? So patients undergoing MR examination is exposed to 3 different forms ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स. जो पेशेंट्स का MR एग्जामिनेशन होना होता है वो एक्सपोज किए होते हैं 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स से, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड, एंड थर्ड RF रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. तो 3 फील्ड से एक्सपोज्ड होते हैं, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड एंड RF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. सो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं. स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कैन रेज कर सकता है, स्किन टेम्परेचर बढ़ा सकता है, एंड इट कैन कॉज इलेक्ट्रिकल इंडक्शन एंड कार्डियक इफेक्ट्स विथ एलिवेशन ऑफ टी वेव एम्पलीट्यूड. तो ये जो है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करता है, ये स्किन टेम्परेचर बढ़ा देता है और ये कॉज कर सकता है इलेक्ट्रिकल इंडक्शन जो होता है कार्डियक रिदम का, कार्डियक इफेक्ट्स में. तो इसमें एलिवेशन ऑफ टी वेव हमें देखने को मिलता है, टी वेव एम्पलीट्यूड में. एंड इट ऑल्सो हैज़ पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑन न्यूरॉन्स. इसका पोटेंशियल इफेक्ट है न्यूरॉन्स पे. न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम्स में होते हैं. एंड ऑल दीज बायो इफेक्ट्स आर नॉट प्रूव टू बी हजार्डस एट फील्ड स्ट्रेंथ लेस देन 3 टेस्ला. अगर फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो लेस देन 3 टेस्ला है तो ये जो है हजार्डस उतने नहीं होते हैं. अगर मोर देन 3 टेस्ला होता है तब इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं. एंड स्कैनिंग एट फील्ड स्ट्रेंथ मोर देन 2 टेस्ला में कॉज वर्टिगो. अगर 2 टेस्ला से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो वर्टिगो, हेडेक एंड पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन के चांसेस होते हैं. मतलब ये चीज़ें फील होती हैं, पेशेंट को हो सकती हैं वर्टिगो, चक्कर आना, हेडेक, सर दर्द, पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन वगैरह हो सकता है, नर्व्स में खिंचाव वगैरह. एंड ग्रेडियंट फील्ड रिलेटेड पॉसिबल इफेक्ट्स इंक्लूड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एपिलेप्टोजेनिक पोटेंशियल्स एंड विजुअल फ्लैशेस. और जो ग्रेडियंट फील्ड होता है ये सेकेंड नंबर है. ग्रेडियंट फील्ड जो होता है पॉसिबल इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, एपिलेप्टोजेनिक पोटेंशियल्स एंड विजुअल फ्लैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है. एंड इट ऑल्सो हैज़ थर्मल इफेक्ट्स मतलब हीट इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. ऑल दीज इफेक्ट्स हैव नॉट बीन सिग्निफिकेंट इन प्रेजेंटली यूज्ड क्लिनिकल MR सिस्टम. तो ये जो इफेक्ट्स हैं हैव नॉट बीन सिग्निफिकेंट इन प्रेजेंटली यूज्ड इन क्लिनिकल MR सिस्टम. ये मतलब यूज नहीं होते हैं क्लिनिकल MR सिस्टम में. एंड जो RF मैग्नेटिक फील्ड होता है कैन रिजल्ट इनटू एनर्जी डिपॉजिशन एंड टिश्यू हीटिंग. जो रेडियो फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड होता है ये एनर्जी डिपॉजिशन और टिश्यू हीटिंग कराता है. और एक चीज़ होती है SAR. ये SAR क्या है, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट. सो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट जो मेजर की जाती है
ये मेजरमेंट है ऑफ द टिश्यू एनर्जी डिपोजिशन एंड इट्स यूनिट इज वाट पर केजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। सो कीप इट रिमेंबर, SAR मीन्स स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट इज मेजर ऑफ टिश्यू एनर्जी डिपोजिशन एंड इट्स यूनिट इज वाट पर केजी। ओके, सो FDA जो लिमिट होती है फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज SAR। जो लिमिट है SAR की वो है कितनी, लेस देन 0.4 वाट पर केजी के हिसाब से, एंड मतलब पर केजी पेशेंट का वेट के हिसाब से SAR मतलब इसके लिमिट के अंदर दे सकते हैं। एंड हाउएवर नो क्लिनिकली हजार्डस इफेक्ट्स और इंक्रीज्ड स्किन और बॉडी टेम्परेचर वर सीन विथ SAR अप टू 4 वाट। मतलब ऐसे जनरली देखा गया कोई बहुत हजार्डस या इंक्रीज्ड स्किन बॉडी टेम्परेचर वगैरह नहीं देखा गया। इससे अगर स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट जो है वो 4 वाट पर केजी तक दिया गया इन एक्सपेरिमेंट्स है। सो SAR जो होता है इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। SAR जो है वो कैसे इंक्रीज होता है, जब इस वो फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ SAR भी इंक्रीज होता है। एंड देयर इज फोर फोल्ड इंक्रीज इन SAR एट 3 टेस्ला एज कम्पेयर टू 1.5 टेस्ला। मतलब कि 4 गुना इंक्रीज हो जाता है स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट में अगर 3 टेस्ला है और पहले 1.5 टेस्ला था। तो मतलब अगर 1.5 से 3 टेस्ला तक कर रहे हैं तो इसमें 4 गुना मतलब कि स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड टेस्टिस एंड आइज आर मोर टेम्परेचर सेंसिटिव ऑर्गन्स। और जो टेस्टिस एंड आइज हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, तो इसी वजह से SAR के लिमिट का ध्यान रखना होता है। एंड ये फील्ड स्ट्रेंथ के साथ इंक्रीज होता है। इसकी यूनिट क्या है, वाट पर केजी। एंड अकॉस्टिक नॉइस। सो अकॉस्टिक नॉइस क्या है, इट इज़ कॉज्ड बाय वाइब्रेशंस ऑफ ग्रेडियंट कॉइल्स। जो अकॉस्टिक नॉइस है ये किसकी वजह से होता है, वाइब्रेशंस ऑफ ग्रेडियंट कॉइल्स। ग्रेडियंट कॉइल्स से जो वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से अकॉस्टिक नॉइस होता है। नॉइस जो होता है वो इंक्रीज होता है विथ हैवी ड्यूटी साइकिल्स एंड शार्पर पल्स ट्रांजिशन। जो नॉइस है वो इंक्रीज होता है विथ हैवी ड्यूटी साइकिल्स एंड शार्पर पल्स ट्रांजिशंस। एंड नॉइस ऑल्सो इंक्रीज होता है, नॉइस इंक्रीज होता है विथ थिन स्लाइसेस। पतली जो स्लाइसेस होती हैं स्मॉल FOV एंड लेस TR एंड TE। FOV फील्ड ऑफ व्यू एंड लेस TR टाइम टू रेपिटेशन एंड टाइम ऑफ इको। एंड ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स शुड बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट एंड अकॉम्पनाइंग पर्सन। सो जो है नॉइस, जो MR का नॉइस आपने सुना होगा कि MR मशीन नॉइस करती है, तो किसकी वजह से होता है, उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं ग्रेडियंट कॉइल्स के उसकी वजह से होता है। और ये कैसे इंक्रीज होता है, अगर हैवी ड्यूटी साइकिल्स हैं, शार्पर पल्स ट्रांजिशंस हो रहे हैं। एंड नॉइस अगर हम थिन स्लाइसेस ले रहे हैं, स्मॉल FOV ले रहे हैं, लेस TR एंड TE है तो इसमें नॉइस ज़्यादा होगा। एंड ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स पेशेंट को दिए जाते हैं जिससे कि नॉइस उसको इफ़ेक्ट ना कर पाए ज़्यादा। एंड सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़, MR पर्सनल और नॉन पर्सनल के बारे में। सो MR पर्सनल आर दोज हु हैव बीन ट्रेंड एंड एजुकेटेड अबाउट MR सेफ्टी एंड अप्रूव्ड बाय द MR मेडिकल डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेंटर। तो MR पर्सनल वो होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं अबाउट द MR सेफ्टी एंड अप्रूव्ड होते हैं बाय द MR मेडिकल डायरेक्टर एंड इंस्टीट्यूशन से। एंड लेवल 1 जो होता है MR पर्सनल हैज एजुकेशन अबाउट देयर ओन सेफ्टी, वाइल लेवल 2 MR पर्सनल जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं इन ब्रॉडर MR सेफ्टी इशूज। लेवल 1 जो MR पर्सनल होते हैं वो एजुकेशन होती है अबाउट देयर ओन सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के बारे में, जबकि लेवल 2 जो MR पर्सनल होते हैं वो ट्रेंड होते हैं काफ़ी डीपली इन द MR सेफ्टी इशूज़ के बारे में। एंड MR पर्सनल शुड हैव फ्री एक्सेस टू जोन 3rd एंड जोन 4th। MR में 4 जोन में डिवाइड किया जाता है पूरा इमेजिंग एरिया को, तो उसमें
जोन फर्स्ट, जोन थर्ड, जोन सेकेंड, फोर्थ, ये सब होते हैं। तो जोन थर्ड और फोर्थ जो होते हैं कंसोल वाला एंड मशीन वाला, तो उसमें सिर्फ एमआर पर्सनल को फ्री एक्सेस होना चाहिए या होता है। एंड साइट एक्सेस restriction. So ACR white paper recommends that MR site should be divided into 4 zones. 4 zones में डिवाइड होता है to restrict the free access to the नॉन MR पर्सनल। ये मतलब नॉन MR पर्सनल की फ्री एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया गया है इसे डिवाइड। एंड ओनली जोन फर्स्ट हैव फ्री एक्सेस टू द जनरल पब्लिक। जोन फर्स्ट होता है उसमें जनरल पब्लिक का फ्री एक्सेस होता है। जोन सेकेंड जो होता है इज़ फॉर द पेशेंट हिस्ट्री एंड प्रिपरेशन। जो जोन सेकेंड है वहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री एंड प्रिपरेशन कराई जाती है, चेंज वगैरह। एंड जो जोन पेशेंट कैन मूव इन जोन सेकेंड ओनली अंडर सुपरविजन ऑफ MR पर्सनल। तो पेशेंट जो है MR पर्सनल की सुपरविजन में जोन सेकेंड में विजिट कर सकता है। एंड जोन थर्ड जो है शुड बी फिजिकली रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम जनरल पब्लिक एक्सेस। जो जोन थर्ड है वो फिजिकली रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए फ्रॉम द जनरल पब्लिक एक्सेस। एंड ओनली MR पर्सनल विल हैव फ्री एक्सेस टू जोन थर्ड। एंड जोन फोर्थ जो है इज़ द मार स्कैनर रूम इटसेल्फ। जो जोन फोर्थ है जहाँ पे मशीन लगी होती है उसको बोलते हैं। इटसेल्फ शुड बी लोकेटेड विद इन द जोन थर्ड। एंड जोन थर्ड एंड फोर्थ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सो नॉन MR पर्सनल आर नॉट अलाउड टू एंटर जोन थर्ड एंड फोर्थ विदाउट प्रियर स्कैनिंग। तो जो नॉन MR पर्सनल है उसको ऐसे ही रैंडमली नहीं अलाउड होता है एक्सेस। पहले प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसकी नीड है सिर्फ वही उसकी इनसाइड जाएगा। एंड स्क्रीनिंग ऑफ पेशेंट एंड नॉन MR पर्सनल। So MR personnel should screen patients and relatives for any metallic or ferromagnetic objects. तो MR पर्सनल जो है उसको स्क्रीन करना है पेशेंट्स को एंड उसके रिलेटिव्स को फॉर एनी मेटालिक जो भी उन्होंने और फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स अगर कुछ भी पहन रखा उसके लिए है। बिफोर अलाउंग एंट्री इनटू जोन थर्ड एंड फोर्थ। जोन थर्ड एंड फोर्थ में जाने से पहले एंड दे शुड बी आस्क्ड टू रिमूव मेटेलिक पर्सनल बिलोंगिंग्स। तो उनको कहा जाएगा रिमूव करने के लिए मेटेलिक जो पर्सनल पहन रखा है बिलोंगिंग्स एंड डिवाइसेस सच एज वॉचेस, ज्वेलरी, पेजर्स, मोबाइल फोन्स, बॉडी पियर्सिंग, contraceptive diaphragms, metallic drug delivery patches, clothing items that may contain fasteners, hooks, zippers, loose metallic components or metallic threads or cosmetic containing metallic particles such as eye makeups वगैरह है। तो मतलब ये जो जिस भी चीज़ में ऐसे मेटेलिक चीज़ हो सकती है वो सब चीज़ रिमूव करके MR के रूम में एंट्री लेनी है। जो मेटेलिक डिवाइसेस हैं कैन बी स्क्रीन विथ हैंड हेल्ड मैग्नेट। इनको हैंड हेल्ड मैग्नेट आता है उससे स्क्रीन किया जाता है। ये इसकी जो वो होती पावर होती है मोर देन 1000 गॉस होती है। एंड एनी पर्सन विथ सस्पेक्टेड मेटेलिक फॉरेन बॉडी इन द ऑर्बिट और नियर वाइटल ऑर्गन्स शुड बी इन्वेस्टिगेटेड विथ। अगर किसी पर डाउट है कि ऑर्बिट, आई ऑर्बिट या फिर वाइटल ऑर्गन्स कोई भी उसके आसपास मेटेलिक चीज़ हो सकती है, मेटेलिक फॉरेन बॉडी हो सकती है, तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है विद द रेडियोग्राफ, मतलब एक एक्सरे उस एरिया का लेके। एंड इफ़ रिक्वायर्ड CT स्कैन भी कर सकते हैं। एंड इंट्रा ऑक्यूलर फॉरेन बॉडी इज़ एन ऑब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन। मतलब कि जो इंट्रा ऑक्यूलर जो फॉरेन बॉडी होती है ऑर्बिट के अंदर या आसपास, ये एक मतलब एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरीके से कंट्राइंडिकेशन है। वो पेशेंट MR एग्जामिनेशन नहीं करा सकता अनटिल मतलब वो रिमूव ना हो जाए। विथ मेटेलिक इम्प्लांट्स मटेरियल्स एंड फॉरेन बॉडी द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स इंक्लूड। अगर ऐसा कुछ है तो मतलब क्यों ऐसा है कि नहीं करा सकता। तो जैसे इसमें क्या हो सकता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकती है उस मतलब इम्प्लांट की या फिर पार्ट की। एंड इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द ऑब्जेक्ट
मेटल है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का इंडक्शन हो सकता है। एंड एक्सेसिव हीटिंग कॉजिंग बर्न एंड मीन, जो एक्सेसिव हीट हो जाएगा मेटल तो वो बर्न कॉज कर सकता है। एंड मिस इंटरप्रिटेशन बिकॉज ऑफ द आर्टिफैक्ट्स, एंड आर्टिफैक्ट्स ऑल्सो प्रोवाइड करेगा जिससे कि मिस इंटरप्रिटेशन होगा। एंड पेशेंट शुड बी चेंज्ड इन साइट स्पेसिफिक गाउन्स, एंड पेशेंट चेंज होना चाहिए इन द साइट स्पेसिफिक गाउन्स। Pregnancy related issues, so electromagnetic fields should be fields used for MRI may have potential to produce developmental abnormalities। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं एमआर में वो पोटेंशियल हजार्ड्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, मतलब डेवलपमेंटल हजार्ड्स। सो इट में इफेक्ट सेल अंडरगोइंग डिवीजन्स, ये अंडरगोइंग जो सेल्स डिवीजन हो रहा है फीटस में, डेवलपिंग फीटस में, उसको इफेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर देयर इज लिटिल डेटा अवेलेबल एट प्रेजेंट ऑन दिस इशू, मतलब इसमें उतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा है क्योंकि हीट करेगा तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हो सकती है। सो प्रेग्नेंट हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के बारे में अब क्या करना है, अगर कोई प्रेग्नेंट हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है तो प्रेग्नेंट MR पर्सनल कैन बी परमिटेड टू वर्क इन एंड अराउंड द MR एनवायरनमेंट थ्रू आउट ऑल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब पूरे स्टेजेस में प्रेगनेंसी में काम कर सकती है। हाउएवर दे शुड बी रिक्वेस्टेड नॉट टू रिमेन इनसाइड स्कैनर रूम, उनको स्कैनर रूम के अंदर नहीं रहना है ड्यूरिंग एक्चुअल डेटा एक्विजिशन व्हेन सीक्वेंस इज रनिंग, जब सीक्वेंस हो रहे हों। एंड प्रेग्नेंट पेशेंट के बारे में क्या कर सकते हैं, ACR वाइट पेपर परमिट्स स्कैनिंग ऑफ प्रेग्नेंट पेशेंट इन एनी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कर सकते हैं किसी भी स्टेज में। इट ऑल्सो सजेस्ट केस बाई केस, केस मतलब पर केस के हिसाब से भी हो जाता है कि किसी में क्या कितना कॉम्प्लिकेशंस है। एंड एनालिसिस टू डिसाइड वेदर डेटा obtained by MR examination will significantly affect the patient management, तो मतलब उसी के हिसाब से पेशेंट मैनेजमेंट डेटा जो है उसके हिस्ट्री के हिसाब से किया जाएगा। एंड वेदर पोस्टपोनिंग MRI टिल एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज़ फीजिबल एंड वेदर दिस, हाँ इसमें ये भी देखा जाएगा कि क्या इसको MR स्कैनिंग को मतलब पूरे प्रेगनेंसी ख़त्म होने तक क्या इसको टाल सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, या फिर ये अभी नेसेसरी है। इफ़ इट इज़ नेसेसरी देन फिर तो करना ही पड़ेगा, और अगर इसको टाल सकते हैं, इसकी जगह कुछ और स्कैन से काम हो जाता है तो फिर वो कर लेंगे। एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर मॉडलिटी एंड रिटन एंड इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेशेंट। एंड इन द प्रेगनेंसी केसेस रिटन और इन्फॉर्म कंसेंट दोनों लेना बहुत ही ज़रूरी है। एंड कंट्रास्ट मीडिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कंट्रास्ट मीडिया कौन सा लेते हैं, गैडोलिनियम इज़ नोन टू क्रॉस द प्लेसेंटा, जो गैडोलिनियम है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए जाना जाता है। कंट्रास्ट मीडिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गैडोलिनियम, एंड ये क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को। सो इट इज़ देन एक्सक्रीटेड बाय फीटल किडनी, और ये एक्सक्रीट होता है बाय द फीटल किडनी एंड रीसर्कुलेट थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड सेवरल टाइम्स, एंड ये रीसर्कुलेट होता है थ्रू द एमनियोटिक फ्लूइड सेवरल टाइम्स। सो गैडोलिनियम कैन डिसोसिएट फ्रॉम इट्स चिलेट्स एंड इफ इट स्टेज लॉन्गर इन द एमनियोटिक फ्लूइड, अगर ये लॉन्गर टाइम तक एमनियोटिक फ्लूइड में रहा तो ये डिसोसिएट हो जाता है फ्रॉम इट्स, जो इसके चिलेट्स हैं। एंड according to the ACR, MR contrast medium should not be injected in pregnant patients, मतलब MR contrast medium को नहीं देना चाहिए जब पेशेंट प्रेग्नेंट हो। एंड however a case by case basis decision can be done with risk benefit analysis, वो तो हाँ मतलब जैसे कि रिस्क कितना इससे देने से, अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर तो कंट्रास्ट देना ही पड़ेगा, बट ये देखना है कि इससे कितना नेसेसरी, इफ़ इसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो फिर पोस्टपोन कर देना चाहिए। एंड नाउ कंट्रास्ट मीडिया इन लैक्टेटिंग पेशेंट्स के बारे में क्या करना है, तो गैडोलिनियम इज एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क में भी एक्सक्रीटेड होता है। सो ब्रेस्ट मिल्क शुड बी एक्सप्रेस्ड आफ्टर इंजेक्शन एंड थ्रोन अवे, एंड बेबी शुड नॉट बी ब्रेस्ट फीड
फॉर 36 आवर्स। सो जो गैडोलिनियम है ये ह्यूमन मिल्क में भी एक्सक्रीट होता है एंड ब्रेस्ट मिल्क जो होता है इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इंजेक्शन से, मतलब निकाल के फेंक देना है। देन इसको बेबी को आपको 36 to 48 आवर्स तक फीड नहीं करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं। मतलब जब वो एक्सक्रीट हो जाएगा देन यू कैन फीड बेबी। एंड एन्यूरिज्म एंड hemostatic clips. So many of these clips in use are ferromagnetic and they are absolute contraindication for the MR examination. So वो सारी जो clips होती हैं ferromagnetic and so ये जो होती हैं एन्यूरिज्म क्लिप्स वगैरह ये एब्सोल्यूट कंट्रा होती हैं। पहले हमने एब्सोल्यूट कंट्रा क्या देखी, इंट्राओक्युलर इम्प्लांट्स, एंड सेकेंड जो एब्सोल्यूट कंट्रा है फेरोमैग्नेटिक जो भी क्लिप्स होती हैं ये। एंड ओनली दोज एन्यूरिज्म क्लिप्स, सिर्फ वो जो एन्यूरिज्म क्लिप्स होती हैं दैट आर टेस्टेड प्रियर टू द प्लेसमेंट टू बी नॉन फेरोमैग्नेटिक एंड दैट आर मेड ऑफ टाइटेनियम, दिस इज डॉक्यूमेंटेड इन रिटन बाय रेफरिंग फिजिशियन कैन अंडरगो एमआर एग्जामिनेशन। तो मतलब अगर कोई पहले जब प्लेसमेंट हो रहा है किसी मतलब क्लिप्स का तो उसका प्रॉपर रिटन डाटा है, पता है कि वो टाइटेनियम की हैं, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की नहीं बनी है, 100% श्योर है, तब उस पेशेंट्स को एमआर एग्जामिनेशन के लिए मतलब कर सकते हैं। अदरवाइज एमआर एग्जामिनेशन पेशेंट्स अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है तो फिर नहीं करेंगे। सो हैविंग सेफली undergone a prior MR examination that with an aneurysm clip or other implant in place at any given static magnetic field strength is not in and of itself sufficient evidence of its MR safety or compatibility. So मतलब MR में क्या है, मतलब कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उधर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर उसका वही इंडक्शन हो सकता है, करंट का हीटिंग हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ओके, एंड वेरिएशन ऑफ इन स्टैटिक एंड ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड कैन रिजल्ट इनटू अनटुवर्ड इफेक्ट नेक्स्ट टाइम। सो वेरिएशन जो होते हैं स्टैटिक एंड ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड में रिजल्ट कर सकते हैं इनटू अनटुवर्ड इफेक्ट्स नेक्स्ट टाइम। एंड डेंटल डिवाइसेस एंड मटेरियल्स, जो डेंटल डिवाइसेस होती हैं और मटेरियल्स होते हैं इनको मतलब अगर मेटेलिक हैं तो रिमूव करना है। लेसर चांसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ दीज डिवाइसेस हैंस दे आर नॉट कंट्राइंडिकेशन। जो डेंटल डिवाइसेस एंड मटेरियल्स हैं इनके मतलब डिस्प्लेसमेंट के कम चांसेस होते हैं, तो इनको मतलब कंट्राइंडिकेशन नहीं है। हाउएवर आर्टिफैक्ट्स ये कॉज कर सकते हैं बाय देम कैन बी प्रॉब्लमेटिक। एंड हार्ट valves, so majority of prosthetic valves measurable deflection forces, so the deflection forces were relatively insignificant compared with the forces exerted by the beating heart, so therefore patients with prosthetic heart valves may safely undergo MRI। so जिसमें prosthetic heart valves होते हैं उसमें डिफ्लेक्शन फोर्सेस होते हैं बट वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं विद कंपेयरिंग टू द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द जो हार्ट बीट कर रहा होता है, तो इसलिए वो लोग पेशेंट्स सेफली अंडरगो कर सकते हैं एमआर के लिए। एंड नेक्स्ट इंट्रावेस्कुलर कॉइल्स फिल्टर्स एंड स्टेंट्स। सो जो इंट्रावेस्कुलर कॉइल्स फिल्टर्स एंड स्टेंट्स होते हैं, so these devices are usually attached firmly into the vessel's walls approximately 4 to 6 weeks after deployment and therefore unlikely to be dislodged after 6 weeks। so जो ये devices होती हैं इंट्रावेस्कुलर कॉइल्स वगैरह यूजुअली अटैच होती हैं फॉर्मली इनटू द वेसल एंड अप्रॉक्स जो 4 से 6 वीक के बाद डिप्लॉयमेंट हो जाती हैं, देयरफॉर आर लाइकली टू बी डिसलॉज्ड आफ्टर 6 वीक्स। सो पेशेंट में अंडरगो MRI सेफली। तो ये 6 वीक्स के बाद डिसलॉज हो जाती हैं तो इसके बाद पेशेंट MRI करा सकता है। ऑक्यूलर इम्प्लांट्स, सो ऑक्यूलर इम्प्लांट्स जो होते हैं पॉसिबिलिटीज इसमें होती है डिस्कम्फर्ट एंड माइनर इंजरी की,
सो इसमें रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। सो ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स जो होते हैं मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, सो मोस्ट ऑफ दीज डिवाइसेस शुड बी यूज्ड इन प्रेजेंट प्रैक्टिस आर मेड ऑफ फ्रॉम नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। So if these are made of from non-ferromagnetic material, then patient can undergo safely MRI. Otherwise, if this is made up of ferromagnetic material, then patient cannot go for the MRI. So artifacts caused by them can be problem. वैसे प्रॉब्लम होती है, आर्टिफैक्ट आते हैं टाइटेनियम वगैरह का, बट करा सकते हैं MRI। एंड ऑटोलॉजिक इम्प्लांट्स, ऑटोलॉजिक इम्प्लांट्स जो कॉक्लियर इम्प्लांट जो होते हैं, ऑटोलॉजिक का मतलब जो कान में इम्प्लांट्स होते हैं, तो कॉक्लियर इम्प्लांट्स इज एन ऑब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन टू अंडरगो MR एग्जामिनेशन। ऑटोलॉजिक कोई भी इम्प्लांट्स है तो वो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है, मतलब वो MR नहीं करा सकते। एंड पैलेट्स, बुलेट्स एंड शार्पनर्स, so decisions should be taken on individual basis with respect to position of the object near a vital neural vascular soft tissue structure, मतलब कहाँ पे ये चीज़ प्लेस्ड है उस चीज़ के हिसाब से, जैसे वाइटल न्यूरल प्लेसमेंट है या वेस्कुलर या सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर के पास, उस हिसाब से देखना है। एंड असेसमेंट शुड बी डन बाय टेकिंग प्रॉपर हिस्ट्री एंड प्लेन रेडियोग्राफ्स। तो इन केसेस में जैसे पैलेट्स, बुलेट्स या शार्पनर्स का केस है तो इसमें प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, प्लेन रेडियोग्राफ ऑफ द दैट इंटरेस्टेड रीजन लेने हैं जहाँ पे इनके चांसेस हैं, देन ओनली फिर इसके हिसाब से देखना है। एंड पेनाइल इम्प्लांट्स एंड आर्टिफैक्ट स्पिंक्चर्स, सो आर्टिफिशियल स्पिंक्चर सॉरी, so penile implants are a relative contraindication for MR examination and can cause impatient discomfort, इससे हो सकता है। एंड आर्टिफिशियल जो स्पिंक्चर्स होते हैं और ऑब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन, ये ऑब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन होते हैं। एंड पेस मेकर्स, कार्डियक पेस मेकर्स आर ऑब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन फॉर अंडरगोइंग MR एग्जामिनेशन। जो कार्डियक पेस मेकर्स होते हैं ऑब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन होते हैं फॉर द MR, and there is possibility of displacement and damage of pacemaker, of programming change, electromagnetic interference and fibrillation when patient with cardiac pacemaker undergoes MR examination. So even though there are recent reports of patients with pacemaker being safely scanned, the data experience is still scarce. तो मतलब इसमें होता है ऐसे, बट अभी कुछ MR सेप पेसमेकर्स भी आने लगे हैं। अगर MR सेप पेसमेकर है, पूरा रिटर्न में डेटा है कि ये वाला हाँ सेफ है, देन करा सकते हैं इफ द फिजिशियन रिकमेंड्स। अदरवाइज पेसमेकर जो कार्डियक पेसमेकर्स हैं वो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन होते हैं। एंड वेस्कुलर एक्सेस पोर्ट्स, वेस्कुलर एक्सेस पोर्ट्स जो होते हैं इनसिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल पोर्ट्स, हैंस नॉट ए कंट्राइंडिकेशन। इनसिग्निफिकेंट जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं ऑफ सिंपल पोर्ट्स की, ये मतलब कंट्राइंडिकेशन नहीं है। हाउएवर पोर्ट्स विथ इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवेशन एंड प्रोग्रामिंग आर स्ट्रिक्ट कंट्राइंडिकेशन। अगर कोई पोर्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवेशन एंड प्रोग्रामिंग है तो वो स्ट्रिक्ट कंट्राइंडिकेशन होगा। एंड नाउ पेशेंट मॉनिटरिंग एंड इमरजेंसी, पेशेंट मॉनिटरिंग एंड इमरजेंसी केस में, सो मॉनिटरिंग डिवाइसेस लाइक पल्स ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर्स आर नाउ अवेलेबल एज MR कंपैटिबल डिवाइसेस। जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस होती हैं जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर्स, जो ये सभी MR कंपैटिबल डिवाइसेस आने लगी हैं एंड कैन बी यूज्ड सेफली इन स्कैनर रूम। ये सेफली स्कैनर रूम में यूज होती हैं। दीज शुड बी केप्ट एज अवे फ्रॉम द मैग्नेट बोर एज पॉसिबल, बट स्टिल इनको मैग्नेट बोर्ड से दूर ही रखना चाहिए जितना कि पॉसिबल हो। एंड इन स्पाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दीज डिवाइसेस, द फर्स्ट अप्रोच इन केस ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी शिफ्टिंग द पेशेंट आउट ऑफ द स्कैन। अगर कोई भी मतलब फिर भी हो रहे हैं इमरजेंसी के, तो कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को शिफ्ट कर देना चाहिए स्कैनिंग रूम से एज अर्ली एज पॉसिबल एंड स्टार्ट रेसिस्टेशन, एंड रेसिस्टेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड प्रिकॉशंस, सो दीज आर द मेन प्रिकॉशंस
So always screen the patients and accompanying person for metallic objects के लिए, and metallic objects can form projectile of strong magnet attraction, so this can lead to life threatening consequences. इसी वजह से इसको स्क्रीन करना ज़रूरी है. And always see that wires and coils are well insulated and not touching patient's body. हाँ, वायर्स और coils प्रॉपर इंसुलेटेड होनी चाहिए, पेशेंट्स की बॉडी को टच नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज ये क्या बर्न कॉज कर सकती हैं. पेशेंट्स बॉडी पार्ट शुड ऑल्सो नॉट बी टचिंग मैग्नेटिक बोर. तो जो पेशेंट की बॉडी होती है वो भी मैग्नेट बोर को टच नहीं करनी होनी चाहिए. एंड अवॉइड लूप फॉर्मेशन को भी अवॉइड करना चाहिए. वायर्स ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर ECG लीड्स should never form a loop. Loop formation can lead to induction of current once. जो वायर्स और पल्स ऑक्सीमीटर होती है ECG लीड्स शुड नेवर एक लूप जैसे ऐसे गुच्छे से बन जाती हैं, नहीं होना चाहिए. लूप फॉर्मेशन इंडक्शन कर सकता है करंट का एंड बर्न हो सकता है उसकी वजह से. इवन लूप फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ एग्जाम्पल क्रॉस्ड आर्म्स एंड लेग्स कैन फॉर्म a large conductive loop and can result into induction of current. हाँ, और जो हाथ और पैर का भी लूप नहीं होना चाहिए, मतलब जिससे कि एक कंडक्टिव लूप बन जाता है और इससे इंडक्शन हो सकता है करंट का. एंड इन केस ऑफ एमरजेंसी फर्स्ट अप्रोच मस्ट बी टू रिमूव पेशेंट आउट ऑफ स्कैनर रूम एज अर्ली. जितना जल्दी हो सके उसको स्कैनर रूम से बाहर निकालना एमरजेंसी केस में एंड स्टार्ट करना रेसिस्टेशन. एंड डोर्स ऑफ स्कैनर रूम शुड हैव लेवल विथ पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हाँ, उसमें स्कैनर रूम के डोर्स में वो जो पिक्चर्स होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स की कि क्या स्टिकली प्रोविटेड हैं, उनकी प्रॉपर पिक्चर लगी हो जिससे कि पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स प्रॉपर देख लें एंड उस चीज़ को खुद से भी फॉलो करें. एंड प्रोविटेड टू टेक इनसाइड स्कैनर रूम, और वो सब प्रोविटेड होना चाहिए. एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या है. सो इंटरनल कार्डियक पेसमेकर्स, implantable cardiac defibrillator, cochlear implants, neurostimulators, bone growth stimulators, electrically programmed drug infusion pumps, vascular access ports. सो इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम जो ड्रग इन्फ्यूज़न पम्प्स होते हैं, वैस्कुलर एक्सेस पोर्ट्स होते हैं, ये सब मतलब एब्सोल्यूट कंट्रा है. एंड intraocular foreign body in non-titanium aneurysm clips. So the next chapter is our MR contrast media and we will do this in the next video. So till then, like, share and subscribe, follow for the more. Bye bye.